हेलो बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर का नाम है ऊष्मागतिकी। इंग्लिश में इसको कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। इस चैप्टर में आपको थ्योरी ज्यादा पढ़नी है, फार्मूले बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं है। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी है, लेकिन न्यूमेरिकल एकदम कॉन्सेप्ट बेस पर है, इसलिए उसको जरा इस चैप्टर को समझना अति आवश्यक है। उसको रटने से काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऊष्मागतिकी होता क्या है। चैप्टर का नाम है तो इसके साथ डिफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। नाम से अगर इसकी डिफिनेशन बनाई जाए तो थर्मो मतलब होता है हीट, डायनेमिक मतलब होता है मोशन, यानी हीट का मोशन, ये ऊष्मागतिकी कहलाता है। यानी ऊष्मा का चलना, ये ऊष्मागतिकी है। अब चलने का अर्थ यहाँ पर क्या लगाना है आपको? चलने का अर्थ ये लगाना है इस चैप्टर में, यहाँ पर ऊष्मा का चलना नहीं पढ़ना। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग ऊष्मा के चलने के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण कब होता है, उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, वो सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो ये है कि कार्य और ऊष्मा, दो वर्ड यहाँ पर यूज हो रहे हैं, कार्य और ऊष्मा दोनों ऊर्जा के ही रूप हैं। ये हम लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। ये बात किसने बताई है? जूल ने। ये जूल ने जो बताया है वो बताया कि कार्य और ऊर्जा दोनों ऊष्मा के ही रूप हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के द्वारा हम किसी वस्तु का ताप बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हम किसी को ऊष्मा दें डायरेक्ट तो भी उसका ताप बढ़ जाएगा, और या तो फिर उसमें कार्य करें। कार्य करने का मतलब, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये हथेली हमारे पास है, इनको अगर हम रगड़े अगर, तो क्या होती है? ये गर्म हो जाती है। यानी क्या कर रहे हैं हम? रगड़ करके कार्य कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर दोनों के कारण बढ़ता है, ऊष्मा के कारण बढ़ता है और कार्य के कारण भी बढ़ता है। तो इसका मतलब ये पता चला कि इसका मतलब ऊष्मा कार्य एक दूसरे में कुछ संबंध रखते हैं, यानी उनके बीच कुछ संबंध है। ऊष्मा और कार्य को कैसे हम रिलेट करते हैं, कैसे हम संबंध स्थापित करते हैं, ये हम लोग आगे जानेंगे। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे उसमें मतलब है ऊष्मा और कार्य को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने का जो अध्ययन है, इसी को हम लोग ऊष्मागतिकी कहते हैं। तो परिभाषा आप लिख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा का कार्य में और कार्य का ऊष्मा में रूपांतरण का, यानी एक्सचेंज का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम ऊष्मागतिकी कहते हैं। यानी ऊष्मागतिकी क्या है? फिजिक्स की एक शाखा है, ठीक है ना। यानी कैसे रूपांतरित करते हैं, ये बात किसने बताई है? जूल ने प्रयोग द्वारा देखा गया है। क्या देखा उन्होंने? कि अगर उसको हम लोग जूल का नियम भी कहते हैं, और इस जूल के नियम की सहायता से हम लोग स्थापित कर सकते हैं कार्य और ऊष्मा में क्या संबंध है, और इस संबंध की सहायता से कार्य को ऊष्मा में, ऊष्मा को कार्य में रूपांतरित किया जा सकता है। तो जूल ने क्या देखा? जूल के अनुसार प्रैक्टिकली चीज है। जूल के अनुसार क्या देखा है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें उत्पन्न ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या है? जूल ने क्या बताया कि अगर किसी वस्तु में जितना ज्यादा कार्य करेंगे, जैसे आप एग्जांपल ले रहे थे हथेली का, जितना ज्यादा कार्य करेंगे यानी जितना ज्यादा रगड़ेंगे, जितनी ज्यादा देर तक रगड़ेंगे, उतनी ही ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी उतनी ज्यादा हथेली हमारी गर्म हो जाएंगे। जैसे लोहे का टुकड़ा, उसको जितना पीटेंगे उतना ज्यादा गर्म होगा। तो इसका लोग कह सकते हैं पीटना क्या है? कार्य है। तो इसका मतलब है किसी वस्तु पर किया गया जो कार्य है वो उसमें, या कार्य किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? W से, और उसमें उत्पन्न जो ऊष्मा उसको Q से लिख रहे हैं। तो किसके अंदर ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी जितना ज्यादा कार्य करेंगे उतनी ही ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। ये जूल ने बताया है, यही जूल का नियम कहलाता है। अगर हम इसको मैथमेटिकल टर्म में ऐसा लिख दें और उसके बाद इसको समानुपाती एक चिन्ह जब हटाएं, तो यहाँ पर एक बराबर और यहाँ एक कांस्टेंट लगाते हैं J। इस J जो जल लगाया है हमने, यही संबंध होता है ऊष्मा का कार्य में, यानी ऊष्मा और कार्य के दूसरे अनुपात। Q अगर पता है तो कार्य निकाल सकते हैं, कार्य पता है तो Q निकाल सकते हैं। ये जो J जो आया है कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जहां J एक अनुक्रमानुपाती
अनुक्रमानुपाती नियतांक, जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक अथवा इसका दूसरा भी नाम रखा गया है अथवा परिवर्तन गुणांक कहते। इसके दो नाम, उसको यांत्रिक तुल्यांक भी कहते हैं या उसको परिवर्तन गुणांक भी कहा जाता है। और इसकी वैल्यू जो होती है वो आपको याद रखनी है। जूल ने इसकी वैल्यू बताई है कि जे का जो मान होता है वो होता है 4.186। इसको अप्रोक्सीमेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4.2 भी लिख सकते हैं, 4.18 भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जूल ने क्या बताई है, 4.186 जूल प्रति कैलोरी। ये आपको वैल्यू याद रखनी है। जे की वैल्यू आपको ये रखनी है जूल प्रति कैलोरी में, और क्यू का मान अगर पता है तो डब्ल्यू निकाल लेंगे, डब्ल्यू पता है तो क्यू निकाल लेंगे। यानी कैलोरी को जूल में या जूल को कैलोरी में चेंज कर सकते हैं इस वाले फार्मूले से। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो संबंध स्थापित किया गया है ये कार्य और ऊष्मा में संबंध है। इसी संबंध को हम लोग कहते हैं जूल का नियम। अब यहां पर ये बात तो क्लियर हो गई कि कार्य और जूल को हम कार्य और ऊष्मा को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऊष्मागतिकी का जो अध्ययन है, ऊष्मागतिकी के बारे में अगर पढ़ना है तो हमको कुछ नियम पढ़ने हैं। नियम क्या है? जैसे ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम है, एक ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, एक ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है, एक ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है। कुल मिला कितने नियम हो गए? 4। 4 में से हमको 3 नियम तो इंटर वाले सिलेबस में है। उसके बाद जो चौथा जो नियम है इसको ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम कहते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। यानी ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ये तीनों नियमों के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करना है। लेकिन इनको अध्ययन करने के लिए हमको कुछ टर्म डिफाइन करने, यानी उसके बारे में जानना है कि इसमें कौन कौन सी शब्दावलियां, कौन कौन सी राशियां यूज होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऊष्मागतिक निकाय। ऊष्मागतिक निकाय किसे कहते हैं? ऊष्मागतिक निकाय के अलावा परिवेश क्या होता है, ऊष्मागतिक निकाय और परिवेश के अलावा परिसीमा क्या होती है, ऊष्मागतिक निकाय कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ आज हम लोग पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग डालते हैं हेडिंग ऊष्मागतिक निकाय। ऊष्मागतिक निकाय क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। पहले यह समझ लें निकाय का मतलब क्या है। निकाय मतलब सिस्टम, और सिस्टम का मतलब होता है कि जिसके बारे में अध्ययन किया जाए या जिसके बारे में जानने का अभ्यास किया जाए उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। जैसे ये समझ लीजिए कि जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो वो निकाय है। जिसके बारे में पढ़ा जाए, जिसके बारे में जानने का प्रयास किया जाए, वो सब हमारे लिए क्या है, एक सिस्टम है, एक निकाय है। और उसके अतिरिक्त जो कुछ है वो सब परिवेश है, यानी सराउंडिंग। आप समझ रहे हैं? एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। जैसे अगर हम इस क्लास में वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो पूरा ध्यान है वो हमारे कैमरे पर है। तो कैमरा हमारे लिए सिस्टम है, और बाकी सब कुछ जो कमरे में रखा हुआ है वो सब परिवेश। तो सिस्टम और सराउंडिंग ये दो वर्ड हैं यहाँ पर, और उसके बीच में एक दीवार होती है या लेयर होती है, इसको हम लोग कहते हैं परिसीमा यानी बाउंड्री। तो ये आप समझना है कि जब भी कोई सिस्टम होता है तो सिस्टम से मतलब है यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का एक भाग जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, और उसके अलावा जो कुछ बचता है, वो सब क्या है, सराउंडिंग है।
तो सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर ही ये यूनिवर्स की रचना करते हैं, यूनिवर्स की रचना करते हैं। बात समझ में आ गई? मतलब सिस्टम क्या है? अध्ययन करने वाली चीज हो गई, और अध्ययन करने वाली चीज के अलावा जो कुछ हमको दिखाई पड़ता है वो सब हमारे लिए क्या है? परिवेश है। तो ये तो एक सामान्य सी बात हो गई परिवेश और सिस्टम यानी निकाय की। लेकिन हमारे सिलेबस में पढ़ना वो है ऊष्मागतिक निकाय यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है। तो उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम से मतलब क्या है? ये भी वही चीज है, बस यहाँ पर है कि इसका संबंध कहीं न कहीं ऊष्मा से होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा जो हम लोग लिखते हैं और जिसका अध्ययन भी करना है इस चैप्टर में, वो है एक बर्तन में भरी हुई गैस या किसी बर्तन में भरा हुआ कोई द्रव। जो हमारा जो सिस्टम है वो जरूरी नहीं कि कोई ठोस पदार्थ हो, वो ठोस, द्रव, गैस या कोई स्थान, कुछ भी सिस्टम हो सकता है हमारा, जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हम जो सिलेबस में हमारे है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है इस क्लास में, वो है कि ऊष्मागतिक निकाय से क्या मतलब है? ऊष्मागतिक निकाय से मतलब है कि अणुओं या परमाणुओं का ऐसा एक समूह जिसकी एक निश्चित परिसीमा हो। परिसीमा मतलब उसकी एक निश्चित बाउंड्री हो कि वहां तक, जैसे अगर कोई बात करते हैं, कोई बर्तन में अगर हम कोई गैस भर दें, यहां पर ये गैस के मॉलिक्यूल दिखाते हैं, तो ये क्या हो गया? एक अणुओं परमाणुओं का एक समूह हो गया। अब और ये उसकी बाउंड्री है, इसके बाहर अंदर ये जा सकते भी है और नहीं जा सकते हैं, क्योंकि परिसीमा कैसी है उस पर निर्भर करता है। परिसीमा अगर खुली है तो ये बाहर भी जा सकते हैं, अणु पदार्थ, जो भी पदार्थ भरा हुआ है। अगर परिसीमा बंद है तो नहीं जा सकते हैं। ऊष्मा अंदर भी जा सकती है, अंदर से बाहर भी आ सकती है, सब कुछ हो सकता है। मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान भी हो, पदार्थ का आदान प्रदान हो। ऐसे समूह को, जिसकी एक निश्चित परिसीमा हो, ऐसे समूह को हम कहते हैं ऊष्मागतिक निकाय। और साथ में इसमें एक चीज और भी लगता है, केवल इतनी बात समझ नहीं आएगा आपको, पूरी बात आपको बतानी है कि ऊष्मागतिक निकाय अणुओं या परमाणुओं का एक समूह होता है जिसकी एक निश्चित परिसीमा हो, और उसकी अवस्था को, उसके अवस्था से मतलब है उसके गुणों को हम ताप, दाब, आयतन, द्रव्यमान, मोल्स, आंतरिक ऊर्जा, इनको हम उसमें व्यक्त कर सकें कि अगर कोई चेंज अगर हो रहा है इसकी अवस्था में, तो ताप में चेंज करने से क्या परिवर्तन होगा, दाब के चेंज करने से क्या परिवर्तन होगा, मोल्स के चेंज करने से क्या परिवर्तन होगा, इसके बारे में अगर हम इसको व्यक्त कर सकते हैं उस चीज को, तो उसको हम लोग कहते हैं ऊष्मागतिक निकाय। तो सिंपल सी भाषा आप लिख सकते हैं इस तरीके से, अणुओं तथा परमाणुओं का एक ऐसा समूह जिसकी एक निश्चित परिसीमा हो। परिसीमा मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है, जिसको अलग करता हो, एक ऐसी लेयर हो, इसकी भाषा हमने आगे लिख रखी परिसीमा की, एक ऐसी लेयर जो निकाय और परिवेश को अलग करती हो, उसको हम कहते हैं परिसीमा। ठीक है, तो ऐसे अणु परमाणु का समूह जिसकी एक निश्चित परिसीमा हो तथा उसकी अवस्था को ताप, दाब, आयतन, द्रव्यमान, मोल्स के पदों में व्यक्त किया जा सके, ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है। तो उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे किसी बर्तन में भरी गैस, तो किसी बर्तन में भरी गैस ये एक ऊष्मागतिक निकाय का एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि यही एग्जाम्पल लेकर के ही हम आगे अध्ययन करेंगे, इसलिए हमको सीधे से ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है परिवेश, फिर किसे कहेंगे यार? समूह तो हो गया, उसको तो हमने कह दिया कि ये ऊष्मागतिक निकाय हो गया, ठीक है ना। लेकिन परिवेश किसको कहेंगे? परिवेश मतलब होता है सराउंडिंग। तो ऊष्मागतिक निकाय के अतिरिक्त जो कुछ है वो सब हमारा परिवेश कहलाता है। और उसमें ये भी होते साथ में कि ऊष्मागतिक निकाय के अतिरिक्त जो भी पदार्थ उसके आसपास हैं जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होता हो निकाय से, उसको हम लोग कहते हैं परिवेश। तो परिवेश से क्या तात्पर्य है? ऊष्मागतिक निकाय के अतिरिक्त उसके चारों ओर वे सभी पदार्थ, सभी चीजें जो निकाय से ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकते हो, मतलब जिसमें
बाउंड्री जैसे हमने खींची यहाँ, ये सब क्या है हमारा, ये जो बाउंड्री के अंदर वाला हिस्सा ये क्या कहलाएगा, ऊष्मागतिक निकाय, और ये है उसकी परिसीमा। और इसके चारों ओर जो कुछ है जिससे ये निकाय ऊष्मा ले सकता है या निकाय उसको ऊष्मा दे सकता है, वो सब क्या कहलाता है, परिवेश। क्लियर हो गया। परिवेश मतलब ऊष्मागतिक निकाय के अलावा जो कुछ हो वो सब क्या कहलाएगा, परिवेश कहलाता है। अब बात आती है परिसीमा से क्या मतलब है। परिसीमा का मतलब होता है जो परिवेश और निकाय के बीच की दीवार को हम लोग परिसीमा कह सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि वो दीवार या परत जो निकाय को परिसीमा से अलग करती हो उसको हम लोग परिसीमा कहते हैं। वो दीवार या परत कोई भी लेयर हो सकती है। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि जो परिसीमा है, वो परिसीमा यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि परिसीमा केवल वास्तविक ही हो सकता है काल्पनिक हो। यानी परिसीमा कैसी हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है, दिखती ना हो, ठीक है ना, और वास्तविक भी हो सकती है। और जो दिखती हो वास्तविक, ना दिखती हो तो काल्पनिक। जैसे कोई किसी बर्तन में पानी भरते हैं तो पानी अगर मान लो किसी बर्तन में अगर भर देते हैं हम, जो बर्तन में पानी भर दिया तो पानी अपने आप ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक अदृश्य परिसीमा लगी हुई कि अपने आप नहीं उड़ जाएगा। और उड़ेगा तो उसको हम लोग खुली परिसीमा कहेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब परिसीमा काल्पनिक हो सकती है, वास्तविक हो सकती है, और कैसी हो सकती है, खुली परिसीमा भी हो सकती है, ठीक है ना। खुली परिसीमा भी हो सकती है और बंद परिसीमा भी हो सकती है। बंद परिसीमा हो सकती है। दूसरी और क्या हो सकती है, फिक्स हो सकती है और परिवर्तित हो सकती है। फिक्स मतलब दृढ़ हो परिसीमा, जैसे यहाँ पर एक दीवार मोटे से खड़ी कर दो तो ये खिसकेगी नहीं, तो दृढ़ हो गई। मुक्त परिसीमा से मतलब है कि वो परिसीमा थोड़ी बहुत इधर उधर शिफ्ट हो सकती हो, उसको हम लोग वेरिएबल यानी कह सकते हैं, उसको परिवर्ती परिसीमा कह सकते हैं। और एक होती है दृढ़ परिसीमा। इस तरीके से ये परिसीमाएं तो अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं कि परिसीमा, लेकिन परिसीमा होना अति आवश्यक है, तभी ऊष्मा निकाय से परिवेश में, परिवेश से निकाय में आ जा सकती हो। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि ऊष्मागतिक निकाय किसे कहते हैं, परिवेश किसे कहते हैं और परिसीमा किसे कहते हैं। उसके बाद एक छोटी सी बातें और जानना है, और वो है ऊष्मागतिक निकाय के प्रकार। तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग जानते हैं ऊष्मागतिक निकाय के प्रकार। अब हम लोग बात करते हैं ऊष्मागतिक निकाय के प्रकार। तो ऊष्मागतिक निकाय मुख्यतः 3 प्रकार के हमको पढ़ने हैं। एक है खुला निकाय यानी ओपन सिस्टम क्या होता है, दूसरा होता है बंद निकाय, इसको कहते हैं क्लोज सिस्टम, और तीसरा होता है विलगित निकाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसा निकाय बनाएं जिसमें ऊष्मा तो निकाय के अंदर भी आ जाए, अंदर से बाहर भी चली जाए, और पदार्थ जो भरा हुआ है इसके अंदर वो भी बाहर चला जाए, बाहर से अंदर आ जाए, दोनों का। यानी ये अंदर क्या भरा हुआ है, इसमें पदार्थ, और यहां से, और इसके जो यहां पर अगर हम ये ऊष्मा अगर दें वो भी अगर अंदर चली जाए, ये क्या दे रहे हैं हम, ऊष्मा। तो इसका क्या मतलब है, अगर कहें कि ऐसा सिस्टम या ऐसा निकाय जिसमें निकाय तथा परिवेश, भाई बाहर ये तो हमारा पूरा निकाय हो गया, सिस्टम है, बर्तन भरा हुआ कोई पदार्थ। अब बाहर वाला जो हिस्सा है ये सब क्या कहलाता है, इधर ये जो कुछ है वो सब परिवेश, और ये उसकी परिसीमा है। तो अगर हम ऐसे सिस्टम की बात करें, ऐसे निकाय की बात करें जिसमें
निकाय और परिवेश के बीच पदार्थ और ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान होता हो। मैंने निकाय में पदार्थ आ भी जाए चला भी जाए, ऊष्मा आ भी जाए चला भी जाए। मतलब जैसे खुले बर्तन में कोई अगर पानी गर्म करें तो क्या होगा, ये खुला सिस्टम होगा। अगर पदार्थ अगर गर्म करते हैं खुले बर्तन में पानी तो क्या होगा, इससे पदार्थ भी बाहर जाएगा और ऊष्मा भी जाएगी। तो जरूरी नहीं केवल बाहर जाए, बाहर से अंदर भी आ जाए, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो ऐसे निकाय को हम कहते हैं खुला निकाय। दूसरी बात आती है बंद निकाय की। बंद निकाय का मतलब क्या है कि अगर उसकी परिसीमा अगर दृढ़ है एकदम पूरी तरीके से, दृढ़ परिसीमा हो, लेकिन एकदम दुधोष परिसीमा ना हो, मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान होता हो ऐसी परिसीमा हो, और इसके अंदर ये जो पदार्थ भरा हुआ है वो बिल्कुल एकदम बाहर न जाए और न बाहर से अंदर आए। तो ऐसे सिस्टम को जिसमें पदार्थ का आदान प्रदान ना हो, केवल ऊष्मा अंदर बाहर जाए, यानी ऊष्मा केवल अंदर से बाहर या बाहर से अंदर हो जाए। ये बाहर की जो ऊष्मा है ये बाहर भी चली जाए और अंदर भी आ जाए, लेकिन जो पदार्थ भरा हुआ है, जो पदार्थ है वो फिर बिल्कुल एकदम अंदर बाहर नहीं होना चाहिए। तो परिभाषा आप क्या लिखेंगे, वह निकाय जिसमें निकाय तथा परिवेश के बीच केवल ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, पदार्थ का नहीं, बंद निकाय कहलाता है। क्लियर हो गया। बंद निकाय मतलब जिसमें सिर्फ पदार्थ, सिर्फ ऊष्मा बाहर जाए, पदार्थ ना बाहर जाए ना अंदर जाए। ऊष्मा अंदर जाए या बाहर जाए चलेगा, लेकिन पदार्थ अंदर बाहर नहीं जाना चाहिए। उसको हम कहते हैं बंद निकाय, क्लोज सिस्टम हो गया। और एक लास्ट में आता है विलगित निकाय। विलगित निकाय से मतलब क्या है, विलगित मतलब होता है तन्हाई में जीने वाला सिस्टम। तन्हाई मतलब अकेले में, ना ऊष्मा से मतलब ना पदार्थ से मतलब। तो कह सकते हैं कि ऐसा निकाय जिसमें निकाय तथा परिवेश के बीच ना तो पदार्थ और ना ही ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान ना हो, तो ऐसे हम सिस्टम को कहते हैं विलगित निकाय। यानी वह निकाय जिसमें निकाय तथा परिवेश के बीच पदार्थ तथा ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान नहीं होता है, उसको हम विलगित निकाय कहते हैं। यानी वो विलगित निकाय कहलाता है। यानी ऐसी एक परिसीमा बनाओ जिसमें परिसीमा भी कैसी हो, एकदम कुचालक पदार्थ की बनी हुई। ये जो दीवार हो इसकी कैसी हो, कुचालक, और इसमें दीवार कैसी हो, ये चालक, ऊष्मा की चालक हो, और ये दीवार कैसी होनी चाहिए, कुचालक। अगर कुचालक दीवार है और फिर यहां जो पदार्थ भरा हुआ है, तो ये ना पदार्थ भी बाहर जाएगा और ना ऊष्मा बाहर जाएगी, और ना बाहर से अंदर आ पाएगी, अगर एक कुचालक पदार्थ की परिसीमा है तो इसका मतलब है कि जो विलगित निकाय कब बनेगा, जब निकाय और परिवेश के बीच जो परिसीमा है वो कैसी होनी चाहिए, कुचालक होनी चाहिए, तभी ये विलगित निकाय बन सकता है। ठीक है ना। और इसमें क्या होना चाहिए, बंद निकाय में कि जो परिसीमा है वो कैसी होनी चाहिए, चालक पदार्थ की हो, लेकिन बंद हो परिसीमा, पदार्थ बाहर न जाए, केवल ऊष्मा अंदर बाहर हो जाए तो चल जाएगा। और इसमें क्या होने चाहिए, इसमें पदार्थ और ऊष्मा दोनों बाहर अंदर हो सके, तो उसको कहते हैं हम लोग खुला निकाय। इस तरीके से ये ऊष्मागतिक निकाय के प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। अगर वीडियो समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो पुनः एक बार इसको चला करके देख लें, तो पूरी ऊष्मागतिक निकाय की जो बेसिक थ्योरी है वो समझ में आ जाएगी। अगले वाले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कि तापीय साम्य क्या होता है, और उसी से रिलेटेड जो हमारा नियम है शून्याङ्की नियम, जिसको हम जीरोथ लॉ कहते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। तो आज क्लास में समाप्त करते हैं, अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।